वेलकम ऑल ऑफ यू इन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। तो आज हम लोग एक नई सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इससे पहले हम लोग एफएम को पढ़ रहे थे। तो एफएम की जो भी स्टैटिक पार्ट थी उसको मैंने कवर कर रखा और जो भी उसके लेक्चर थे न्यूमेरिकल के साथ वहां पर मैंने यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर रखा है। तो अभी मैंने ये सोचा है कि अभी डायनेमिक पार्ट को रोक करके मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कुछ लेक्चर्स को अपलोड करूं, फिर उसके बाद हम लोग डायनेमिक्स ऑफ जो फ्लूइड है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जो लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट है या ऐसे टॉपिक है जो पूरे सोम के अंदर रोटेट होता है हर एक चैप्टर में, उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं और उसकी जो बेसिक क्लैरिटी है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ताकि जो हम लोग फर्दर टॉपिक वगैरह स्टार्ट करें या कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो इन सब टॉपिक से पहले ही हम लोग अवेयर रहें। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले जो टॉपिक जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है या रोटेट होता था हर एक टॉपिक में उसको मैं डील करूं, उसके बाद चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसी बात पर हम लोग क्या करते हैं कि आज के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग जरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और मैकेनिक्स के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि हमें मैकेनिक्स को अलग क्यों स्टडी करना पड़ा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हमें अलग क्यों स्टडी करनी पड़ेगी। तो देखो कि जब भी हम लोग मैकेनिक्स के अंदर जो भी थ्योरी या न्यूमेरिकल अप्रोच हमने किया है तो वहां पर हमने कभी भी मैकेनिक्स के अंदर डिफॉर्मेशन या जो डिफॉर्मेबल बॉडीज है उसके ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया ही नहीं, क्योंकि उस पूरे टॉपिक में हम लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं जिसको हम लोग रिजिड कंसीडर करते हैं, मतलब कि उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैकेनिक्स के अंदर जो भी हम लोगों ने बीम या स्ट्रक्चर या ट्रस मेंबर वर्क हम लोग एनालिसिस किया है उसको हम लोग एज अ रिजिड कंसीडर करके एनालिसिस किया है या स्टडी किया है। लेकिन उसके अंदर भी डिफॉर्मेशन होती है, तो इस डिफॉर्मेशन को हम लोग स्टडी करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग सोम को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली सोम में जो भी हम लोग बॉडी लेंगे या ऑब्जेक्ट लेंगे उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी और वो डिफॉर्मेबल बॉडीज होगी, और डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगी, कितना होगा, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब उस डिफॉर्मेशन की वजह से बॉडी में कितने शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीजें जो आ रही है कितना अप्लाई होगी, इन सब चीजों को हम लोग सोम के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब बात समझ में आ गई कि मैकेनिक्स के अंदर हम लोग रिजिड बॉडी के ऊपर स्टडी करते हैं और सोम के अंदर हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर स्टडी करेंगे। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेज है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो टॉपिक है वो है हमारी नॉर्मल स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है कि जिस भी बॉडी के ऊपर अगर स्ट्रेन अप्लाई हो रही है या एग्जिस्ट हो रहा और वो भी नॉर्मली अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो उस केस में बॉडी की जो डायमेंशन है ना सिर्फ वही चेंज होगी, सिर्फ बॉडी की डायमेंशन चेंजिंग, मतलब लेंथ, वेट एंड हाइट चेंज होगी, या सर्कुलर पार्ट है तो उसकी डायमीटर वगैरह चेंज होगी, उसकी शेप में चेंजेस नहीं आएगा। ये होती है नॉर्मल स्ट्रेन की केस में। लेकिन जब शियर स्ट्रेन के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे तो उस केस में बॉडी की जो शेप होती है ना वो चेंज हो जाती है। अब ये कैसे होती है इसको जरा समझते हैं। जैसे हमारी जो ये है ये हमारी स्टार्टिंग की बॉडी है, ये ABCD जो है ये हमारी ओरिजिनल बॉडीज है। अब इस बॉडी के ऊपर क्या किया गया कि यहाँ से ये F फोर्स अप्लाई किया गया इस बॉडी के अपर सरफेस पर। ये जो फोर्स मैंने दिखा रखा है इस बॉडी के अपर सरफेस पर अप्लाई हो रहा है। तो जब ये अप्लाई हो रहा है ना तो ये शियर मैनर में अप्लाई हो रहा है, तो जिसकी वजह से इस बॉडी की अब जो शेप चेंज होकर के ये वाली शेप हो गई, ये बॉडी इस तरह से शियर हो गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉडी के अपर सरफेस पर शियर फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी की देखो अभी हमारे पास बॉडी क्या थी, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में क्रॉस सेक्शन दिख रहा था। अभी इस बॉडी का शेप हमें क्या दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। तो मतलब बॉडी की शेप क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। तो हमें बेसिक डिफरेंस क्या रखना है कि नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन में, नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर क्या होता है कि बॉडी की सिर्फ डायमेंशन चेंज होगी और शियर स्ट्रेन के अंदर बॉडी की शेप चेंज होगी। ये बेसिक डिफरेंस है। अब नॉर्मल स्ट्रेन बॉडी की डायमेंशन कैसे चेंज होगी इसको जरा हम समझते हैं। तो इन तीन फिगर से भी हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। तो पहले यहाँ पर मैंने एक बॉडी लिया है, तो इसके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में P फोर्स अप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2P फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, डोमिनेटिंग है।
तो इस डायरेक्शन में फोर्स डोमिनेटिंग है, तो मतलब क्या है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा किस तरफ, जो डोमिनेटिंग डायरेक्शन जो फोर्स होगी इस डायरेक्शन, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, डिस्प्लेस कर जाएगी। और डिस्प्लेस के साथ साथ यहाँ पर डिफॉर्मेशन भी होगा। डिफॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि इधर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पर ज्यादा ट्वाइस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन दोनों की वजह से यहाँ पर डिफॉर्मेशन भी आएगी। और लेकिन जब हम लोग ये सेकंड वाले बॉडीज के ऊपर यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस केस में देखो, तो इस केस में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि सेम मैग्नीट्यूड से यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मतलब टीपी से। तो इस केस में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ओनली डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन में मतलब बॉडी की क्या होगी, डायमेंशन चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो सकती है, वेट एंड डेप्थ इसकी चेंज हो जाएगी। और जो हमारी थर्ड वन केस है, इसमें सिर्फ बॉडी के एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मतलब ओनली राइट हैंड डायरेक्शन में, तो बॉडी का क्या होगा, ओनली डिस्प्लेसमेंट होगा। डिफॉर्मेशन तभी होगा जब दो अपोजिट फोर्स लगेगा, तभी डिफॉर्मेशन हो सकती है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो। डिफॉर्मेशन होने के लिए दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर ओनली वन डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं एग्जिस्ट होगी, ओनली डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक और वर्ड हमेशा हमें देखने को मिलेगा कि किसी भी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल स्ट्रेस है और स्ट्रेस है वो इंड्यूस हो रही है, तो उसकी एक कंडीशन होती है। जब हम लोग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है और यील्ड पॉइंट क्या होती है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। अभी बेसिक ये समझो, ये इलास्टिक लिमिट है, ये क्या है, ये एक इलास्टिक लिमिट है, और ये हमारी यील्ड स्ट्रेंथ दिखा रही है मटेरियल की। अभी यहाँ पर हमें इतना ही समझना है, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेंथ पढ़ेंगे वहां पर हम लोग इसको काफी अच्छे से और काफी डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर लोड अप्लाई हो रही है, तो मतलब क्या है कि वहां पर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। अगर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, तो अगर उसकी वैल्यू इलास्टिक लिमिट के बराबर या उससे कम हो रही है, तो उस केस में जो डिफॉर्मेशन होगी ना बॉडी के अंदर, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाएगी। बात समझ में आई। इलास्टिक लिमिट से कम या उसके बराबर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, तो वहां पर जो हमारी डिफॉर्मेशन होगी वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर इंड्यूस्ड स्ट्रेस हमारी यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई, मतलब एक्सीड कर गई बॉडी की यील्डिंग स्ट्रेंथ को, तो उस केस में जो डिफॉर्मेशन होगी वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। और इसको हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन टर्म में जब हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम में, तो वहां पर हम लोग इसको प्लास्टिक रीजन के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर है। और इसको इलास्टिक रीजन के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इसको हमें याद रखनी है, ताकि हम लोग जब पढ़ेंगे जो भी आगे फर्दर जो टॉपिक आने वाली है, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस नथिंग बट द सेंट्रोइडल एक्सिस, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में सीए से रिप्रेजेंट किया है, ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू दैट क्रॉस सेक्शन। मतलब ये समझो कि किसी भी बॉडी का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा और उस बॉडी का सेंट्रोइडल एक्सिस तो होगा, लेकिन उस बॉडी के क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये कैसा होगा इसको मैं भी दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, ये हमारी बॉडी है। अब ये बॉडी का क्या है कि ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन पर अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं इस वाले सरफेस को, तो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस जा रहा है, ये जेड एक्सिस जा रहा है ना। तो इस बॉडी का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये हमारी जेड एक्सिस कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये इस क्रॉस सेक्शन पर क्या है, ये परपेंडिकुलरली पास हो रही है, और वो भी बॉडी के सेंट्रोइडल, मतलब बॉडी की जो क्रॉस सेक्शन है उसके सेंट्रोइडल पॉइंट से पास होगी। अब जो दूसरी हमारी एक्सिस है वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये यहाँ पर मिस राइटिंग हो गई, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है। तो ये एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। ये जो एक्सिस है ना, ये पॉइंट को कंबाइन करके, बहुत सारे पॉइंट को कंबाइन करके एक लाइन फॉर्म होती है जो इमेजिनरी लाइन होती है। अब ये फॉर्म कैसे होती है, बाय ज्वाइनिंग द सेंट्रोइड ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन एंड कोइंसाइड विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये समझो, ये हमारी डायग्राम है, और ये डायग्राम क्या है कि ये इसकी लेंथ इधर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है इसकी लेंथ है, और ये हमारी क्या है विड्थ है या ब्रेसन। अब इसको क्या किया है कि इसके हर एक पॉइंट पर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमने कटिंग किया। तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसकी एक सेंट्रोइड पॉइंट आएगी। जब उस सेंट्रोइड पॉइंट को हम लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर हमें एक इमेजिनरी लाइन देखने को मिलता है। वही इमेजिनरी लाइन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है। बात समझ में आई कि कोई भी बॉडी के अंदर जब हम लोग कटिंग करेंगे तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन फॉर्म होंगे ना, तो उस क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड पॉइंट को जब हम लोग कंबाइन करेंगे एक साथ,
तो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। जब लाइन फॉर्म होगी तो वो लाइन जो हमें बनेगी, हमें मिलेगा या जो बनेगी वहां पर, तो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगी और वो क्या होगी, वो कोइंसाइड कर जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से। यहाँ पर देखो समझो, ये हमारी बॉडी है क्या, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारी विड्थ डेप्थ है और ये हमारी क्या है, ये विड्थ है। तो यहाँ पर देखो ये एक क्रॉस सेक्शन हो गया, दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन ये है और तीसरा वाला ये है। तो हमने 3 क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस सेक्शन बन सकते हैं। तो हर एक क्रॉस सेक्शन की सेंट्रोइड पॉइंट, मान लो कि इसकी सेंट्रोइड पॉइंट यहाँ पर है, इसकी सेंट्रोइड पॉइंट यहाँ पर है और इसकी सेंट्रोइड पॉइंट यहाँ पर है। जब इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन का फॉर्मेशन होगा और यही लाइन क्या रिप्रेजेंट कर देगी, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी और ये कोइंसाइड कर देगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से। बातें क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास 2 एक्सिस और आती है, एक आती है हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस जिसको मैंने यहाँ पर HCA से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी जो हमारी है वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस जिसको मैंने यहाँ पर VCA से रिप्रेजेंट किया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इसको भी समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस है एंड वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस आर द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, ये भी सेंट्रोइडल एक्सिस है विच आर इन दी प्लेन। ये पॉइंट यहाँ पर याद करने वाली है, मतलब इसको हमें रिमेंबर करके रखना पड़ेगा कि ये क्या बोला गया है कि ये इन दी प्लेन है ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है ये दोनों कोइंसाइड कर रही है और बॉडी की क्रॉस सेक्शन की क्या हो रही है, ये परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है। लेकिन जो हमारी हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस है और वर्टिकल जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, ये उस बॉडी के प्लेन में ही होगी, मतलब उस बॉडी के प्लेन से बाहर नहीं हो सकती या उसके नॉर्मली नहीं हो सकता, उस बॉडी के प्लेन के अंदर ही होगी, इनसाइड दी प्लेन होगी। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर देखो हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया है, ये क्रॉस सेक्शन है तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी प्लेन हो गई इस बॉडी क्रॉस सेक्शन की। तो ये जो एक्सिस है ये तो परपेंडिकुलर जब पास हो रही है तो ये तो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सिस है यहाँ पर इसके विड्थ के अलोंग, ये एक्सिस से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो एक्सिस है अलोंग द विड्थ ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो एक्सिस है y के अलोंग ये हमारी वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। और ये दोनों एक्सिस क्या है, इस प्लेन के अंदर ही है, इस प्लेन के बाहर नहीं जा रही है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये बन करके आ रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, वर्टिकल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीनों क्या होते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस तो है किसी भी क्रॉस सेक्शन का, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से या सेंटर से तो पास हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रही है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमें याद क्या रखना है कि हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस एंड प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये किसी भी बॉडी की क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस है, लेकिन तीनों आपस में क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा ना, यहाँ पर ये हमारे कीवर्ड्स निकल करके आए, तीनों एक्सिस के साथ रिलेशन जो है यहाँ पर डेवलप हुआ। अब यहाँ पर हमें कुछ समझना है कि वर्टिकल प्लेन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होती है और प्रोफाइल प्लेन क्या होती है। तो देखो ये हमारी क्या है, ये बॉडी है और इस बॉडी को क्या कर रहा है कि हम लोग इसको यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, समझ लो कि हम लोग यहाँ से इस बॉडी को देख रहे हैं। तो इस बॉडी के सामने जो क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, ये वाला प्लेन, ये प्लेन हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी वर्टिकल प्लेन कहलाएगी। और जो व्यू के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेन आएगी, मतलब जो ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो प्लेन आएगी वो हमारी क्या होगी, प्रोफाइल प्लेन होगी। या ये बोल सकते हैं कि जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है, कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन या जो प्लेन आएगी ना, वो हमारी प्लेन क्या होगी, प्रोफाइल प्लेन होगी। क्लियर हुई चीजें। और जो ऑब्जर्वर के सर के ऊपर होगी, मतलब ये हमारे ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के ऊपर कौन सी प्लेन आ रही है, ये वाली आ रही है। अगर मान लो कि इनसाइड ये बॉडी के अंदर जाओ, तो मान लो कि हमने एक रूम के अंदर गया और रूम के अंदर देख रहे हैं सारे व्यू को, तो उसके जो सामने वाली जो वॉल होगी हमारी फ्रंट प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, जो साइड वाली होगी वो हमारी प्रोफाइल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, और उसके सर के ऊपर जो प्लेन होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये वाली प्लेन और ये नीचे वाली प्लेन ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये फ्रंट वाले में इस साइड में और इसके बैक साइड में जो प्लेन है वो हमारी वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। और ये वाली प्लेन और यहाँ पर ये वाली प्लेन ये हमारी प्रोफाइल प्लेन है। अब इसको समझते हैं जरा लैंग्वेज के फॉर्म में। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है इसको जरा लैंग्वेज में देखते हैं क्या है।
द प्लेन विच इज इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के सामने जो प्लेन आएगी वो हमारी वर्टिकल प्लेन होगी। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगी, द प्लेन विच इज अबव द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के ऊपर जो होगी। एंड प्रोफाइल प्लेन क्या है, द प्लेन विच इज इन द साइड ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के साइड में होगी, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, वो जो हमारी प्लेन होगी वो हमारी प्रोफाइल प्लेन होगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो प्लेन, क्या इसकी कोई फिक्स पोजीशन है, नहीं फिक्स पोजीशन नहीं है, डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर किस एंगल से या किस पोजीशन में देख रहा है। वो जिस भी पोजीशन में देखेगा ना, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर प्लेन डिसाइड होगी। कोई फिक्स नहीं हुआ कि हाँ हमेशा वर्टिकल प्लेन एक मैंने फिक्स कर दिया तो वही होगा, ऐसा कोई नहीं है। हर एक ऑब्जर्वर की व्यू पॉइंट अगर अलग अलग होगी तो हमारे प्लेन भी अलग अलग वहां पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम कुछ व्यूज पॉइंट की बात करेंगे। अब ये व्यू क्या है, जैसे साइड व्यू, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। तो साइड व्यू क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। जो हमारी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगी, ऑब्जर्वर की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ मेंबर, तो यहाँ पर किसी भी मेंबर का जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगा, अगर वो प्रोफाइल प्लेन पर आ रही है तो वो जो हमारे व्यू होगी वो हमारी साइड व्यू आएगी। मतलब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑन प्रोफाइल प्लेन इज कॉल्ड साइड व्यू। अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसी भी मेंबर का हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आ गया तो उस केस में जो हमारे व्यू होगी वो टॉप व्यू होगी। और फ्रंट व्यू क्या कहलाएगा, अगर उसका वर्टिकल प्लेन में उसका प्रोजेक्शन आ रहा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो हमारी फ्रंट व्यू कहलाएगी। इसको जरा यहाँ डायग्राम से समझते हैं कि मान लो कि ये हमारी ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर जो भी चीज को देख रहा है, तो जिसको भी ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो अगर उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या हो रहा है कि इस प्रोफाइल प्लेन में आ रहा है, अगर इस प्लेन में आ जाएगी, इस केस में हमारी जो व्यू होगी वो साइड व्यू कहलाएगी। अगर इसकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है तो ये हमारे टॉप व्यू कहलाएगी, चाहे इस प्लेन में हो या इस प्लेन में हो। लास्ट क्या हमारी बच गई कि अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारी वर्टिकल प्लेन में होगी, मतलब ये वाली प्लेन में, तो उस केस में जो हमारे व्यू होगी वो फ्रंट व्यू। अब ये बेसिक हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। मैंने इसको बस यूं ही लिख दिया है ताकि हमें एक याद रहे कि अगर कहीं पर हमें इसको यूज करने का अगर हमें टाइम मिले या मौका मिले तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस में जो मेन जो की पॉइंट होता है ना, यहाँ पर इस डिनोमिनेटर पार्ट को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जब ये सही से नहीं अगर पुट कर पाओगे वैल्यू, तो हमारी सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू हमेशा गलत ही मिलेगी और उसकी वजह से हमारी आंसर भी क्या होंगे, गलत आएंगे। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है कि अगर हम लोग एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, मतलब इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, मैंने इसको एक्स एक्स माना है, तो उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया सेक्शन मॉडुलस को जेड से। तो यहाँ पर जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं उस एक्सिस का नेमिंग कर दिया जेड एक्स एक्स। तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे ना हम लोग, उसी एक्सिस के अबाउट लेंगे। और साथ ही साथ जो डिवीजन मिलेंगे ना, यहाँ पर जो वाई मैक्स मैंने लिखा है, ये वाई मैक्स क्यों लिखा है, क्योंकि इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है अप टू द सरफेस, वो हमें लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है वाई मैक्स, ना ही वाई मीन और ना ही वाई मीन, मतलब एवरेज वैल्यू नहीं लिखा है। अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस से हो सकता है कि हमारी ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है या एक्स एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकती है या यहाँ पर भी हो सकती है। मान लो अगर यहाँ पर शिफ्ट हो रही है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस केस में हम लोग किसको लेंगे, इस वाले वैल्यू के लेंगे या इस वाले को वैल्यू के लेंगे। तो उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या जो ज्यादा वैल्यू होगी ना, उसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। मतलब उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी, जिस जो ज्यादा, चाहे अबव ले या बिलो ले, जो ज्यादा वैल्यू आएगी उसी को यहाँ पर पुट करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट निकालने सेक्शन मॉडुलस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वाई एक्सिस के अबाउट ही लेंगे, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, इस एक्सिस इस डायरेक्शन में अगर ज्यादा होगी तो ये वाली लेंथ लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी तो फिर ये वाली लेंथ लेंगे। मतलब जिधर वैल्यू ज्यादा होगी अप टू द फ्री सरफेस या अप टू द सरफेस, उस वैल्यू को हम लोग पुटिंग करेंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पर वाई मैक्स एंड एक्स मैक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है।